अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि आज हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कोल को डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने वायर टेक्नोलॉजी तक कर लिया था। ठीक है, हमने बहुत सारी बेसिक्स वगैरह कवर कर ली थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज की, और अब हम कोल को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें, कोल जो है ना, उसमें बहुत सारे किस्म के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोल का जो मेन पर्पस के लिए हम कोल आजकल यूज़ करते हैं ना, वो एक तो पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोल से जो डिफरेंट दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं ना, उनको हम रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ और केमिकल्स बनाने के लिए। ठीक है, कोल से ना हमें बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं ना, उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम ना कोल को हीट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोल को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको हीट करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कोल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो कंबशन से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन जाएगा हमारे पास। वो नहीं चाहिए हमें, इसलिए ना हम इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हैं। तो फिर हमारे पास ना उससे ना बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं ना, ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं। कुछ सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, हमारे पास में गैसेस भी होती हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं कोक। ठीक है, कोक जो है ना, वो हमारे पास ना ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, और ये ना हमारे पास एक बिल्कुल हार्ड सॉलिड होता है। ठीक है, इसमें 98 से 99% कार्बन होता है, और कार्बन की वजह से ये ब्लैक कलर होता है। कार्बन की वजह से ये हमारे पास जो वो सॉलिड होता है। ठीक है, ये जो है ना, वो हमारे पास मेनली यूज़ किया जाता है एज फ्यूल। ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, और इसका एक और भी यूज़ है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है ये। ठीक है, अब देखिए, जो कोल को हम हीट करते हैं ना, इसमें ब्रेक करने के लिए, है ना, तो कोल की जो हीटिंग के टेम्परेचर होते हैं ना, वो हमारे पास 400 से 900 डिग्री सेल्सियस है। तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ना कोल को हीट करने से हमारे पास ना ये ब्रेक होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि कोल हमारे पास जो है ना, वो हीट की वजह से ना डिस्ट्रॉय होता है हमारे पास ना, फिर उससे डिफरेंट इसके क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एक तो कोल हो गया हमारे पास, एक कोक है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारा बनता है कोल टार। ये जो कोक है ना, ये होता है सॉलिड। जो कोल टार है ना, वो होता है हमारे पास लिक्विड। ठीक है, कोल टार लिक्विड है। ये ना हमारे पास एक पानी जैसा लिक्विड नहीं होता, ये हमारे पास बहुत थिक होता है, बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, और इसका कलर भी जो है बिल्कुल ब्लैक होता है हमारे पास। थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है ये। ठीक है, और ये ना एक मिक्सचर होता है बहुत सारे लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो अगर हम इसको मज़ीद सेपरेट कर दें ना, कोल टार को, है ना, एक प्रोसेस के लिए यूज़ होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम हीट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम दूसरे प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, हमें एक मिक्सचर लेंगे कंपाउंड्स का। ठीक है, उसको हमें हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले अलग हो जाएगा,
इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा थोड़ा सा, वो बाद में कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं हम, डेंसिटी की बेसिस पे भी कर सकते हैं इनको। अगर उसे एक कंटेनर में रख देना और सेटल होने दें तो क्या होगा, ये ना कि डेंसिटी के मुताबिक जो है ना सेटल हो जाएंगे। जैसे हैवीएस्ट यहाँ पर होगा, लाइटेस्ट यहाँ पर होगा। इस तरह डिफरेंट मेथड से ना हम एक लिक्विड को क्या कहते हैं वो कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। लिक्विड डिस्टिलेशन का मतलब है सेपरेट करना, ठीक है। इस तरह हम लिक्विड की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो जब हम इसकी करते हैं ना कोल tar की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हमारे पास से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसमें मेनली लिक्विड हमारे पास होते हैं, चूँकि जाहिर सी बात है कोल tar खुद लिक्विड है तो उसमें लिक्विड्स ही होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास बेंजीन बनता है, ठीक है, और हमारे पास बेंजीन के डेरिवेटिव ही बन जाते हैं, जैसे कि टोलवीन और नैप्थलीन वगैरह, ठीक है। और भी बहुत सारे बेंजीन के डेरिवेटिव बनते हैं हमारे पास इससे। इसी तरीके से अगर हम इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें ना, तो हमारे पास एक और चीज़ बनती है, हमारे पास बनता है गैसियस फॉर्म कोल की। एक मिक्सचर बनता है हमारे पास गैसेस का, और उसको हम कहते हैं कोल गैस, ये कोल गैसेस कहते हैं, ठीक है। कोल गैसेस में ना हमारे पास बहुत ही लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन। कोल गैसेस जो है ना वो मिक्सचर होता है मेनली मीथेन का और एक और चीज़ का जिसको हम कहते हैं वाटर गैस, जो आपने पढ़ा होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास मेनली बनती है, ये मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइट होते हैं इससे, ठीक है, तो लाइट नहीं रहते, थोड़ा हैवी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास वो भी बन सकता है, इससे ईथेन बन सकता है हमारे पास, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं हमारे पास इससे। कोल गैसेस की खास बात क्या है, कोल गैसेस हमारे पास ना फ्लेमेबल होती हैं, ठीक है, और इसका जो मेन पर्पस होता है ना वो हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो वैसे बात, अगर फ्लेमेबल है, आग लग जाएगी उसमें, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी चीज़ बनती है, तो जैसे कोल में ना हमारे पास सिर्फ कार्बन नहीं होता, हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है कोल में, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की वजह से ना हमारे पास बनता है एमोनिया, ठीक है। हमारे पास एमोनिया के मिक्सचर्स बनते हैं, इसमें हमारे पास एमोनिया के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए, ये तो कोल की बात हो गई, ठीक है। कोल में जो अभी तक फिलहाल इतना ही है कोल में, ठीक है। भाई ये तीन चीज़ें हैं कोल के जिसमें कोल टूट जाता है, कोक है, वहाँ पर कोल टार है और कोल गैसेस है, ठीक है। कोक का देख लिया आपने, कोक का देख लिया हमने, ग्रेश ब्लैक कलर का हार्ड सॉलिड होता है, 98 to 99% कार्बन होता है, और इस 98-99% कार्बन की वजह से कोक जो है वो सॉलिड होता है, और इसका जो ब्लैक कलर है ना वो कार्बन की वजह से आता है, ठीक है। इसको फ्यूल के तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोल टार हमारे पास लिक्विड होता है, ये हमारा मिक्सचर होता है डिफरेंट लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें मेनली हमारे पास बेंजीन और उसके डेरिवेटिव होते हैं। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट मिल जाते हैं हमें, ठीक है। जब हम फर्दर पढ़ेंगे ना बेंजीन के बारे में, तो वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से बेंजीन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको फाइंड करते हैं। अब देखें, कोल गैसेस है हमारे पास, जिसमें हमारे पास मेनली मीथेन और वाटर गैस का मिक्सचर होता है, और आगे में बच गए हमारे पास एमोनिया जो बनती है नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि कोल में सिर्फ कार्बन नहीं होता, ठीक है, उसमें हमारे पास नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन की वजह से अमोनिया कंपाउंड्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, ठीक है। तो पेट्रोलियम में ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, पेट्रोलियम जो है ना उसमें ना हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पेट्रोलियम से मिलता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, और वो है हमारे पास गैसोलीन, ठीक है। ये वो फ्यूल है जो आप गाड़ी में डलवाते हैं, जिसको हम आम जबान में पेट्रोल भी कहते हैं। पेट्रोल का ये हमारे पास नाम होता है गैसोलीन, ठीक है।
अब देखिए गैसोलीन जो है ना ये कंसिस्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें ना हमारे पास पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें प्योरली हाइड्रोजन और कार्बन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ईथेन हो गया, मीथेन हो गया हमारे पास। ठीक है, इनमें हमारा प्योरली कार्बन पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास बेंजीन भी हो गया, इसमें भी प्योरली कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी शुमार है। ठीक है, अब गैसोलीन जो है ना उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेन। ऑक्टेन ऑक्टेन ना हमारे पास एक चेन होती है 8 कार्बन एटम्स की। अब ये जो 8 कार्बन एटम्स है ना, ये हमारे पास इस स्ट्रेट चेन को ना हम कहते हैं ऑक्टेन। ठीक है, और इस चेन का फ़ायदा क्या है, ये हमारे पास होती है आइडियल गैसोलीन के फ्यूल के लिए। क्योंकि गैसोलीन में हमारे पास जो क्वांटिटी की ज़रूरत है ना कार्बन की उसके एनर्जी प्रोड्यूस करने की, उसमें सबसे जो एफिशिएंट हमारे पास टाइप है ना वो ये है। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है। ये होता है हमारे पास है, ये होती है हमारे पास ऑक्टेन। ऑक्ट यानी कि 8 और एन, चूँकि ये स्ट्रेट चेन है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई दूसरे कंपाउंड नहीं है। ये हमारे पास एल्केन है। ठीक है, ये भी फर्दर स्टडी करेंगे एल्केन्स को। एल्केन पर वो कार्बन होते हैं, एल्केन हमारे पास होते हैं प्योर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी नहीं होता और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता। प्योर हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड प्योर हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्केन। अगर स्ट्रेट चेन है ना, तो स्ट्रेट चेन होने की वजह से ये होती है हमारे पास एन ऑक्टेन। ठीक है, जो मेन चीज़ है इसकी ज़रूरत है ना वो ऑक्टेन है। ऑक्टेन जो है ना वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करता है गैसोलीन को। ठीक है, अब देखिए पेट्रोलियम से ना हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से ना सिर्फ एक है जो हमारे पास काम आता है फ्यूल के तौर पे इंजन्स में, वो क्या है, वो गैसोलीन। तो पेट्रोलियम के ढेर सारे केमिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से हम उन सबको गैसोलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। देखिए जब पेट्रोलियम को हम वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं ना, जब हम उसको सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे पास ना एक काफ़ी बड़ा ना मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इस मिक्सचर में ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। क्योंकि देखिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो गया ऑक्टेन, हमारे पास हो गया हेप्टेन। ऑक्टेन होता है 8 कार्बन का, हेप्टेन होता है 7 कार्बन का। तो जैसे हमारे पास अगर हो गया नोनेन, नोनेन होता है हमारे पास 9 कार्बन का। अब देखिए इनका ना जो हमारे पास क्या कहते हैं, इन सब के जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना वो बिल्कुल सेम होते हैं, इनका वेट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। इसी वजह से ना अगर इनका मिक्सचर हमारे पास आ जाए ना तो उसको सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है ऑक्टेन की। तो हम क्या करते हैं, हम हेप्टेन और नोनेन और बाकी जितने भी इस मिक्सचर में शामिल है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्टेन में, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिफॉर्मिंग। ठीक है, अब देखिए एक मिक्सचर में कितना ऑक्टेन है उसके लिए हम रीडिंग यूज़ करते हैं, वो होती है ऑक्टेन नंबर। अगर हमारे पास एक फ्यूल है, ठीक है, और फ्यूल में ना ये सारे पाए जाते हैं और बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसी के सिमिलर हमारे पास, इसी के बिल्कुल यानी कि बिल्कुल सिमिलर उसके एटॉमिक वेट के।
जैसे कि हमारे पास हो गया हेक्सेन भी हो गया हमारे पास, जो 6 कार्बन का होता है। यहाँ पर डिकेन हो गया, जहाँ पर 10 कार्बन का होता है। ठीक है, इन सब के जो वेट होते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर होती हैं, इसी वजह से ना इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक फ्यूल में कितना ऑक्टेन पाया जाता है, उसके लिए हम रीडिंग यूज़ करते हैं ऑक्टेन नंबर की। अगर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हमारे पास हाई होगा ना, है ना, तो उसका मतलब होगा कि हमारे पास ऑक्टेन ज़्यादा है। अगर ऑक्टेन नंबर लो होगा तो ऑक्टेन हमारे पास कम है। फ्यूल की क्वालिटी किस तरह लिखी जाती है, जिसका ऑक्टेन नंबर हाई हो वो फ्यूल बेस्ट है, और इसी वजह से वो फ्यूल महंगा भी होता है ज़्यादा। ठीक है, अगर आप पेट्रोल भरवाने जाए ना, आपके पास डिफरेंट टाइप के पेट्रोल होते हैं पेट्रोल स्टेशन पे, और उनमें ना ऑक्टेन नंबर डिफरेंट होते हैं, और जिसका ऑक्टेन नंबर से हाईएस्ट होता है उससे महंगा होता है वो। ठीक है, अब देखें रिफॉर्मिंग जो है ना, वो सिंपल प्रोसेस नहीं है हमारे पास। उसमें ना हमारे पास हाई प्रेशर होता है, ठीक है, और हमारे पास उसमें हाई टेम्परेचर होता है, और प्लस हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना होता है, जो कि होता है हमारे पास प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। अब प्लैटिनम जो है ना वो खुद बहुत महंगा मिलता है, इसी वजह से ये प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, और इसीलिए ना ऑक्टेन वाला जो हाई ऑक्टेन का फ्यूल है बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि रिफॉर्मिंग कैसे करते हैं। हमें ये पता चलना है कि रिफॉर्मिंग क्यों करते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि हमें जो ऑक्टेन चाहिए, क्योंकि ऑक्टेन जो है वहाँ पास आइडियल फ्यूल होता है। ठीक है, लेकिन क्यों होता है, उसकी मेन वजह ये है कि ऑक्टेन जो है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक को ख़त्म कर देता है, और वो होती है हमारे पास नॉकिंग। ठीक है, लेकिन जब आप एक इंजन के अंदर एक फ्यूल डालते हैं ना, और फिर आप उस इंजन के अंदर हीट करते हैं, और वो फ्यूल ना फिर हमारे पास हीट होता है, तो रिजल्ट क्या निकलता है उसका, उसके जो वो मॉलिक्यूल्स है ना वो टकराते हैं इंजन की वॉल से। ठीक है, और टकराने की वजह से ना इंजन की वॉल डैमेज हो जाती है, और डैमेज हो जाएगी ना वॉल, तो क्या होगा, आपके पास जो इंजन है ना उसमें क्रैक आ जाएगा, होल हो जाएगा, और उसमें होल हो गया ना तो आपका फ्यूल लीक कर जाएगा, और फिर आपकी जो भी गाड़ी है ना, या जो भी व्हीकल है आपका, उसकी भी अच्छी हालत नहीं होने वाली। ठीक, उसमें ब्लास्ट हो सकता है फ्यूल लीकेज की वजह से। और इसी वजह से ना हमें एक ऐसा फ्यूल चाहिए होता है जो हमारे इंजन को महफूज रखे। अब इंजन को महफूज रखने का सिंपल तरीका क्या है, एक लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ कर लें। ठीक है, एक लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ कर लें, जैसे कि मीथेन यूज़ कर लें। मीथेन सही है, बिल्कुल मीथेन सेफ है, लेकिन मीथेन में इशू क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है इसकी, ये हमारा काम नहीं आ सकता, ऐसा इंजन फ्यूल में ये हमारे काम नहीं आ सकता। घर में खाना पकाने के लिए सही रहता है ये, लेकिन इंजन में ये काम नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए ना हमें एक बैलेंस चाहिए होता है, एक ऐसा बैलेंस चाहिए होता है कि हमारे पास ना जो एनर्जी रिजल्ट हमें मिल रहा है ना फ्यूल का, वो भी अच्छा हो, और जो नॉकिंग है ना हमारे पास फ्यूल की वो कम हो। नॉकिंग होती है हैवी कंपाउंड की वजह से, ठीक है, और एनर्जी हमें मिलती है हैवी कंपाउंड की वजह से। यानी अगर हमें नॉकिंग कम करनी है ना तो हमें बैलेंस ढूंढना होगा कि कंपाउंड जो है ना, अगर देखें अगर हमारे पास कंपाउंड लाइट हुआ ना, है ना, तो उसमें नॉकिंग जो है वो हमारे पास कम होगी, लेकिन जो एनर्जी है ना वो ही हमारे पास कम हो जाएगी। अगर हैवी हुआ ना तो नॉकिंग हमारे पास हाई होगी, और एनर्जी हमारे पास हाई होगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है नॉकिंग, और नॉकिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर नॉकिंग ज़्यादा हो गई ना तो इंजन में ब्लास्ट हो सकता है, उससे होंगे हेल्थ इशू होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। इसलिए जो मेन चीज़ टारगेट की जाती है ना हमारे पास नॉकिंग है। ठीक है,
लेकिन नॉकिंग को बिल्कुल कम करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी इतनी गिर जाएगी कि फ्यूल को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, वो फ्यूल चलेगा ही नहीं, किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ना हमें ना एक मॉडरेट फ्यूल चाहिए होता है, एक ऐसा फ्यूल चाहिए जिससे हमारे पास ना नॉकिंग जो है ना वो भी हमारे पास ना स्टेबल हो और एनर्जी भी जो है ना हमारे पास अच्छी हो। और यहाँ पे हमारे काम आता है ऑक्टेन, क्योंकि ऑक्टेन की नॉकिंग कम होती है, एनर्जी कंजम्पशन उसकी मॉडरेट होती है, और इसीलिए ऑक्टेन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑक्टेन, लेकिन देखें नॉकिंग कम करने के लिए ना सिर्फ ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल करने से काम नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि ऑक्टेन फ्यूल महंगा होता है। अब महंगे फ्यूल को कैसे अफोर्ड करें, तो उसके लिए ना हमारे पास ना एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप फ्यूल में मिला देना तो मैजिक हो जाता है, फ्यूल की एनर्जी अच्छी होती है और नॉकिंग कम हो जाती है। और ये ना हमारे पास काफ़ी टाइम से ना यूज़ किया जाता था एक कंपाउंड टेट्रा इथाइल लेड, यानी इथाइल 4 और फिर उसके आगे हमारे पास होता था लेड। ठीक है, इथाइल 4 टेट्रा इथाइल लेड। ये कंपाउंड जो है ना इसको शॉर्ट में हम लोग TEL भी कहते हैं। ठीक है, TE और L, टेट्रा इथाइल लेड, ये हमारे पास यूज़ किया जाता था एज एंटी नॉकिंग एजेंट। लेकिन इसमें बहुत बड़ा इशू है। इशू क्या है? लेड है। और क्या होता है कि देखें जब फ्यूल हमारे पास बर्न होता है ना तो हमारे पास ना बचता है उसमें ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट को ना हम कर देते हैं एग्जॉस्ट। ठीक है, अब इस फ्यूल में ना हमारे पास टेट्राइथाइल लेड भी शामिल है, तो जो वेस्ट होता है ना उसमें हमारे पास लेड शामिल होता है। अब अगर एग्जॉस्ट में हमारे पास लेड शामिल हो गया ना तो लेड जो है ना वो एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, बहुत पॉइजनस है। और ये पॉइजनस सब्सटेंस हमारे पास ना इन्वायरमेंट में मिलके पोल्यूशन करता है। इसीलिए एंटी नॉकिंग एजेंट TEL जो है ना वो अब इस्तेमाल नहीं होता, बैन है उस पर। लेकिन हमारे पाकिस्तान में फिर भी यूज़ होता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, और अगर इसके बगैर हम फ्यूल परचेज करना चाहें ना तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा हमें। इसके बगैर ना हम गाड़ी चला ही नहीं सकते पाकिस्तान में, इसीलिए ना इसका यूज़ लाजमी किया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, एफर्ट हो रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, लेकिन देखने कब तक कुछ होगा। ठीक है, तो इसी वजह से एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्राइथाइल लेड जो है ना वो बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम रिफॉर्मिंग का यूज़ करते हैं। रिफॉर्मिंग जो है ना वो बुनियादी तौर पर बनाया इसलिए गया था, ये प्रोसेस जो है ना वो एंटी नॉकिंग एजेंट यानी TEL को बैन करने के लिए बनाया गया था, ताकि फ्यूल जो है ना वो हमारे पास चीप हो और वो हमारे पास हार्मलेस हो, उसमें इथाइल लेड ना हो। ठीक है, और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो है ना लेड का, वो एक तो ये है कि ये पॉइजनिंग कर देता है। ठीक है, पॉइजनिंग की वजह से ना ये हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, लेकिन ये डायरेक्टली हेल्थ को इन्फ्लुएंस नहीं करता, टाइम लगता है इसमें। इसीलिए ना आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप ना जो व्हीकल्स का जो एग्जॉस्ट होता है ना, जो एक ब्लैक कलर का धुआं निकलता है ना, उससे बच के रहें। अगर ये आपने इनहेल किया तो आपके लंग्स में ना लेड आ जाएगा, आपको पॉइजनिंग हो सकती है उससे। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पॉइजनिंग का ना एक साइड इफ़ेक्ट होता है हमारे पास, जो कि ना हमारे पास IQ रिडक्शन है। लेड जो है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और फिर ना वो दिमाग की एक्टिविटी कम कर देता है, जिससे ना आपका जो थिंकिंग है ना वो कम हो जाती है। तो ये भी ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे पास लेड का। और इसी डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए ना हमारे पास रिफॉर्मिंग ईजाद किया गया था,
ताकि ना हमें एंटी नॉकिंग एजेंट की ज़रूरत ना पड़े, हमारे पास ऐसा प्रोसेस हो जो नॉकिंग खुद ही ख़त्म कर दे, तभी हम रिफॉर्मिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो कि हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें, हमारे पास ना जो सबसे पहली है ना वो ये है कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कार्बन पाया जाता है, तभी उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बाय डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, देखिए कार्बन जो है ना वो इम्पोर्टेंट बहुत है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। उसकी एक रीज़न तो ये है कि कार्बन के पास ना कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कार्बन जो है ना वो चेन्स बना सकता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है हमारे पास कि चेन की वजह से ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो इसीलिए है क्योंकि कार्बन के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे पास कार्बन जो है ना वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्यों यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और सब्सटेंस इस्तेमाल होता है इसके लिए, कैटिनेशन के लिए, और वो है हमारे पास सल्फर। सल्फर जो है ना वो भी कैटिनेशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन कार्बन और सल्फर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, कार्बन जो है ना वो हमारे पास टेट्रावैलेंट है, उसके पास ना 4 बॉन्ड्स होते हैं, और 4 बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि एक अकेला कार्बन जो है ना वो ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना सकता है दूसरे कार्बन्स के साथ, और इसी वजह से ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ सल्फर की बात है, सल्फर के पास होती है 2 बॉन्ड्स। ठीक है, और 2 बॉन्ड में क्या है, एक बॉन्ड से ना उसने एक सल्फर को पकड़ा हुआ है, दूसरी बॉन्ड दूसरे सल्फर को पकड़ा हुआ है, तो उसके पास ना किसी और एलिमेंट की जगह ही नहीं होती। कार्बन के पास जगह होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, सल्फर के पास कोई जगह नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट वजह क्या है कार्बन के लिए, वो है कार्बन की अबंडेंस। कार्बन बहुत ही कॉमन एलिमेंट है अर्थ की सरफेस पे, बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो मेनली कार्बन का कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन क्यों पाया जाता है और कोई एलिमेंट क्यों नहीं पाया जाता। दूसरा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, वो जो है ना वो इसीलिए एक तो उसकी अबंडेंस की वजह से, और एक और इम्पोर्टेंट वजह क्या है हाइड्रोजन की कि वो लाइट वेट है। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने यकीनन पढ़े होंगे अपने हाइड्रोजन के चैप्टर में। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन जो है ना वो किसी के साथ फिट हो जाता है, वो इतना अच्छा एलिमेंट ना किसी के साथ फिट हो जाएगा। वो ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, वो हमारे पास मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, हमारे पास कैटल्स से भी रिएक्ट कर जाता है, एनाइन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। हाइड्रोजन में कोई इशू नहीं है। जो इशू है ना दूसरे कंपाउंड्स में कि हमें ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कार्बन एक क्यों पाया जाता है, क्योंकि इस वजह से ये कैटेलिनेशन हो गई, तो मेरे टेट्रावैलेंसी होगी कार्बन की, कैटेलिनेशन सल्फर में भी होती है, लेकिन सल्फर में क्या है, सल्फर में हमारे पास टेट्रावैलेंसी नहीं है। इसी तरीके से टेट्रावैलेंसी जो है ना वो हमारे पास उसमें भी होती है सिलिकॉन में, लेकिन सिलिकॉन में इशू क्या है, कैटेलिनेशन नहीं है। ठीक है, अबंडेंस सिलिकॉन में भी होती है, सिलिकॉन में कैटेलिनेशन नहीं है, लेकिन परफेक्ट कैटेलिनेशन में वो कार्बन हो जाता है। और उसके अलावा पास कार्बन की ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो है कार्बन की टेंडेंसी कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे आप बताएं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, या तो उसको चारों इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे या फिर उसको कहीं से ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे।
अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी बहुत मुश्किल है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन लूज नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और इसीलिए कार्बन जो है ना वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स। और कोवलेंट बॉन्डिंग में फ़ायदा क्या है कार्बन का, वो बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड से, वो बहुत सारे कह लें जो नॉन मेटल्स है ना हमारे पास, कार्बन ना नॉन मेटल्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से। क्योंकि नॉन मेटल्स का मेन काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जिससे बनती है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। तो ये 4 मेन रीजंस हैं कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों पाया जाता है। कैटेनेशन, कार्बन लंबी चेन्स बना सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। टेट्रावैलेंसी, कार्बन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकता है जिसमें दूसरा एलिमेंट की जगह भी होती है। सल्फर बना सकता है अपने स्ट्रक्चर। सर आपने सुना होगा सल्फर रिंग के बारे में, जो हमारे पास ना 8 सल्फर एटम्स का रिंग होता है, ठीक है, इसको हम S8 भी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेकिन में से सल्फर है। लेकिन कार्बन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, जगह होती है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन को भी आप ऐड कर ले उसमें, और इसी साथ आप उसमें कुछ मेटल्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम को भी ऐड कर सकते हैं आप उसमें, पोटेशियम को भी ऐड कर सकते हैं। तो कार्बन के टेट्रावैलेंसी बहुत काम की है। कार्बन अबंडेंट बहुत है, पाया जाता है हर जगह इसी तरीके से, इसी वजह से तमाम मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कार्बन के कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है नॉन मेटल्स के साथ, इसीलिए नॉन मेटल्स के साथ जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल सकते हैं आसानी से, जैसे कि सल्फर के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं आपको नाइट्रोजन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, तो सल्फर के साथ तो कम मिलते हैं, सल्फर के साथ नहीं होते। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। जैसे आपके पास हो गए एमाइन, इसमें हमारे पास NH2 ग्रुप होता है। इसी तरह आपके पास होते हैं एमाइड्स। एमाइड्स में जो आपके पास अमाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये वजह इसकी वजह से कार्बन आपके पास पाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के पाए जाने की वजह से हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना, तो अगर कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई ना तो आपको जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो है हमारे पास उसकी नॉन आयोनिक नेचर, ठीक है। नॉन आयोनिक नेचर की मेन जो रीजनिंग है वो यही है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसके बाद है 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत मुश्किल है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना ये भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना जो है ना वो बहुत आसान है। इसी वजह से कार्बन डोनेट नहीं करता, कार्बन गेन नहीं करता, कार्बन शेयरिंग करता है। इसलिए हमारे पास कार्बन में बनते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, और कार्बन के कंपाउंड्स में यानी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना आयोनिक नेचर नहीं पाई जाती। ये पाई जाती है तो बहुत कम पाई जाती है, वो भी कार्बन की वजह से नहीं होती, वो दूसरे ऑर्गेनिक जो कहते हैं दूसरे आयोनिक सब्सटेंस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम की वजह से, सोडियम की वजह से कार्बन के पास होती है आयोनिक नेचर, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है ना वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी सी ना वेरिएबल है, डिपेंड करता है कंपाउंड पे और सॉल्वेंट पे। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना आपके पास अगर हम इनको 2 मेन टाइप्स में डिवाइड कर लेना, एक तो होगा आपके पास हाइड्रोकार्बन और फिर आपके पास हो गया नॉन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और नॉन हाइड्रोकार्बन में एक आपके पास हो गए पोलर, ठीक है। अब जो प्योर हाइड्रोकार्बन है ना वो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मेन एग्जांपल हमारे पास ईथर है, यहाँ पर ईथर यूज़ किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को डिसॉल्व करने के लिए। ईथर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें हमारे पास ना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन ईथर के अलावा और भी सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर। लेकिन वाटर में शर्त क्या है, वाटर जो है ना वो एक
पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट में सिर्फ पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो नॉन हाइड्रोकार्बन है ना, उनमें क्लास होती है पोलर्स की, यानी कैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारी पोलैरिटी शामिल है। और पोलैरिटी आती जो है ना, वो हमारे पास आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और हाइड्रोकार्बन्स में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारे पास आता है ऑक्सीजन की वजह से। तो जहाँ आपके पास ऑक्सीजन पाया जाता है ना, वहाँ आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, फिर उससे आकर पोलर कंपाउंड बनते हैं। लेकिन अगर आपको वाटर में डिजोल्व करना है ना, तो उसके ना आपको पोलैरिटी के साथ साथ ना एक और बड़ी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती है, जो कि होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे पास, जिसमें हमारे पास पाया जाता है OH ग्रुप या फिर COOH ग्रुप, ये तो जो ग्रुप है ना हमारे पास, ये ग्रुप शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जितने भी अल्कोहल हैं वो सारे शुमार हो जाते हैं। हमारे पास इसमें मेथनॉल है, ठीक है, हमारे पास इथेनॉल है, इसमें ये भी कह लें मेथनॉल का दूसरा नाम इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल का दूसरा नाम हमारे पास इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जितने भी OH ग्रुप है ना, यानी जैसे हमारे पास हो गया एसिटिक एसिड, फिर आपके पास हो गया फॉर्मिक एसिड, वैलेरिक एसिड वगैरह, ये सारे जो है ना वो आपके पास, ये सारे कंपाउंड्स आपके पास डिजॉल्व हो सकते हैं पानी में। टू डिजॉल्व हो सकते हैं, इनमें OH या COOH ग्रुप पाया जाता है। इस ग्रुप में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको मोटर डिजॉल्व करती है पानी में। और पोलैरिटी भी जो है ना वो इसी का क्लियर है। पोलैरिटी होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, पोलैरिटी होती है हमारे पास ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, लेकिन जितने तो प्योर हाइड्रोकार्बन है ना वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, ना पोलैरिटी पाई जाती है उनमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्टेंस जो है कम होता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का डिस्टेंस जो है ना बहुत कम है, इसी वजह से उनमें तो पोलैरिटी नहीं होती। ठीक है, और ऐसी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना वो रिएक्ट करता है पार्शियल नेगेटिव से, और पार्शियल नेगेटिव आपके पास आता है तो आपके पास ऑक्सीजन होता है। लेकिन प्योर हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए पार्शियल नेगेटिव का फ़ायदा नहीं है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जो कि आपके पास हो गया लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग के प्रोसेस को डिटेल से स्टडी करें ना, तो क्या होता है कि देखिए मेल्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। अब इन सॉलिड पार्टिकल में अगर आप इनको हीट प्रोवाइड करेंगे ना, उसका रिजल्ट हमारे पास ये निकलता है कि इनमें ना थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। ये क्यों आता है डिस्टेंस? क्योंकि जब कंपाउंड को किसी भी एटम को हीट किया जाता है ना, वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है तो वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, तो इस वाइब्रेशन की वजह से ना ये कंपाउंड्स आपस में डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, और डिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से ना ये हमारे पास सेफ फील हो जाता है। यहाँ पर ये सॉलिड्स का बिल्कुल चिपके में सारे, तो एनर्जी नहीं है इनके पास, तो मैं एनर्जी प्रोवाइड की इनको, ये बन गया हमारे पास लिक्विड। है ना, अगर हम इस लिक्विड में और एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे ना, तो फिर ये हमारे पास इनका डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, और ये इनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है,
और अब ये बन गया है एक गैस। इस तरह हमारे पास सब्सटेंस से फेज चेंज करते हैं। सॉलिड को हीट प्रोवाइड की जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स वाइब्रेट करेंगे, उसमें डिस्टेंस पैदा होगा तो वो बन जाएंगे लिक्विड। ठीक है, सॉलिड का होता है फिक्स शेप, और फिक्स शेप क्यों होता है? क्योंकि जुड़े हुए होते हैं आपस में। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस होता है जो पैदा होता है वाइब्रेशन की वजह से। आम को मजीद हीट करेंगे, वो इतने वाइब्रेट करने लग जाएंगे तो वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। लिक्विड में क्या होता है, ये इनके दरमियान थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है ना, इस डिस्टेंस में ना ये स्मॉल अमाउंट में फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोर्स आपके पास बहुत स्मॉल होती है लेकिन पाई जाती है। ठीक है, अगर आप इनको और हीट करेंगे ना, इनकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी कि जो इनके दरमियान फोर्स होगी ना वो इतनी नेग्लिजिबल हो जाएगी कि ना ये एक दूसरे का आधा असर ही नहीं करेंगे और ये फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। और अब ये लिक्विड नहीं रहा, अब ये बन गया गैस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पाई जाती है प्रॉपर्टी जो हम स्टडी कर चुके हैं ना, उनकी नॉन आयोनिक नेचर। नॉन आयोनिक नेचर का जो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है ना, वो ये है कि इसमें ना किसी भी किस्म की ना पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं पाई जाती। और इसी वजह से ना इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो है ना वो नेचुरल अट्रैक्शन जो है ना वो कम होती है। और नेचुरल अट्रैक्शन कम होने की वजह से ना इनको जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है वो बहुत कम होती है। यानी थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करेंगे ना वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा उनका, और इसी वजह से ना इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की जाएगी और डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा ना इनका कि वो फॉर एग्जाम्पल लिक्विड बन जाएंगे। सिमिलरली थोड़ी सी हीट लिक्विड को प्रोवाइड करेंगे, उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा और बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है इनके स्टेट चेंज के लिए बहुत कम होती है। ठीक है, ये हो गई, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो है इनकी फ्लेमेबिलिटी। जैसे आपको पता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो बन जाते हैं आपके पास कुछ बाय प्रोडक्ट्स में, और उसके साथ आपको मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होती है आपके पास हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यों होती है वो देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका पाया जाता है कार्बन और उसके साथ पाया जाता है आपके पास हाइड्रोजन, और सब में सिंगल बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन की जो बात है ना वो ये है कि हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग करता है ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है। तो ये जो बॉन्डिंग हमें दिखाई दे रही है ना आपको, ये ना आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की मेन रीजन क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, जब दूसरे हमारे पास एलिमेंट सिंगल बॉन्डिंग करते हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन जब हाइड्रोजन करता है तो वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन की ये नेचर में है। ठीक है, अब जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटता है ना तो आपको मिल होती है एनर्जी। अब देखें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का क्या मतलब है, आपके पास उसमें पाई जाती है केमिकल एनर्जी, और इसी केमिकल एनर्जी से आपके पास बनती है हीट एनर्जी। ठीक है, तो जब आपके पास बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो केमिकल एनर्जी ज़्यादा होगी और आपके पास हीट एनर्जी ज़्यादा बनेगी। इसी वजह से हाइड्रोकार्बन स्टेबल होते हैं। जब उनमें हीट प्रोवाइड की जाती है ना, फ्लेमेबिलिटी जो है ना वो आती है इसलिए कि ये जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये हीट जो है ना वो दूसरे एटम से दूसरे मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना तो उनकी जो रिएक्टिव नेचर है ना वो उनकी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी बढ़ गई तो वही कंपाउंड जो है ना वो वही सेम रिएक्शन दोबारा देगा और फिर वो मज़ीद मोर हीट प्रोड्यूस करेगा। और इस तरह आपके पास ना एक चेन रिएक्शन बन जाता है
इसमें आपने एक हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, इसमें आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने हीट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने रिएक्शन करवाया ना, जो हीट प्रोड्यूस हुई, वही हीट दूसरे वाले ने एब्जॉर्ब कर ली, उसने एब्जॉर्ब की, उसकी रिएक्शन से बढ़ गई, उसने रिएक्शन किया, उससे मजीद ही जनरेट हुई। इस तरीके से ना आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना बहुत बड़ी अमाउंट में ना हीट जनरेट हो जाती है, और इसी वजह से ना ये फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें ना, तो रिएक्टिविटी के हवाले से ना ये बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, अगर इनको हम कंपेयर करें ना उससे क्या कहते हैं आयोनिक कंपाउंड से, तो ये बहुत स्लो होते हैं। और स्लो होने की वजह यही है कि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो हाइड्रोजन चाहता नहीं कि वो अलग हो, तो इसी वजह से ना रिएक्टिविटी स्लो होती है। ठीक है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी को ना फास्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, उसमें एक चीज़ तो स्टडी कर चुके हैं आप, हीटिंग से। तो जैसा हमने पढ़ा है, हीट करने से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इसी वजह से हीट करने से ना इनकी जो रिएक्शन है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और बात क्या है, अगर आपको इनको रिएक्शन करवाना है ना, तो इनको ना दूसरे से मिक्स कर दें। मिक्सिंग करने से क्या होता है, आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो आपके पास एक साथ आ जाते हैं, उससे इनका रिएक्टिविटी का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए मिक्सिंग करने से मदद होती है। क्योंकि अगर आपके पास सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड एक साथ होंगे ना, वो रिएक्ट नहीं करने वाले, उनकी नेचर से में कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ना बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने इनको मिक्स करें, ताकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ आएँ और फिर उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कैटलिस्ट चाहिए होता है आपको। कैटलिस्ट जैसे कि निकल हो गया, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले, जैसे प्लेटिनम हो गया। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट चाहिए होते हैं आपको हीटिंग के लिए, उसके लिए क्या कहते हैं रिएक्टिविटी के लिए। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या करता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आइसोमेरिज्म का मेन मतलब क्या है, आइसो का मतलब होता है आपके पास से, और इसके साथ साथ मेरिज्म से आपके पास मुराद होती है उनका क्या कहते हैं कलेक्टिवली, ये टर्म जो है ना, तो इसमें मेरिज्म से मुराद है आपके पास, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए ना, तो यहाँ पे ना एक जो आपकी मीनिंग है ना, वो आप इसमें नंबर ऑफ एटम्स की ले सकते हैं, सना आपके पास वेट भी है इसकी मीनिंग। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स या सेम वेट, अब अगर नंबर ऑफ वेट वगैरह सेम है तो डिफरेंट क्या है, जो डिफरेंट चीज़ होती है ना आपके पास, वो होता है आपके पास इनका शेप, या बेहतर वर्ड होगा उसके लिए इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपके पास स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट होता है, उनका वेट सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, तो सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपके पास 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं, इसको सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गई आपके पास ब्यूटेन, या कह लें ये हो गई आपके पास एन ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के लिए हम यूज़ करते हैं एन। ठीक है, एन फॉर नॉर्मल। ये हो गया आपके पास ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन कहेंगे इसको। अब क्या है कि आपके पास एक और 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, लेकिन ये वाली ना बस थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे आपको दिख रहा होगा,
इसमें कार्बन भी 4 हैं और हाइड्रोजन भी इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। इसमें गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। वेट दोनों का सेम होगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके पास आएगा स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये जो है ना वो आपके पास कहलाएगी आइसोब्यूटेन। ये ब्यूटेन का आइसोमर है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे आइसोब्यूटेन। आइसो मेनली यूज़ किया जाता है जब आपके पास होती है एक प्यारी सी ब्रांच। ठीक है, ये आपके पास मेन स्ट्रेट चेन है, ये आपका बन गई ब्रांच। और इसीलिए ना इस चीज़ को हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। और ये आपके पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है आइसोमेरिज्म की। ये हम फर्दर स्टडी करेंगे जब हम उसमें आएंगे, उसमें क्या कहते हैं, नेमिंग के प्रोसेस में आएंगे ना, नोमेनक्लेचर में। तो फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास चीज़ों को काम ट्रिकी करने में काम आ जाता है। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ब्रैकेट में CH3 लिख दें। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि ये तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि ये आपके पास एक ब्रांच के तौर पे मौजूद है, क्योंकि CH3 जो है ना, कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये ब्रांच है आपके पास, तभी हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आइसोमेरिज्म। लास्ट की स्टडी कर लेते हैं आज के इस लेक्चर के लिए। जो लास्ट आपके पास चीज़ हो गई ना, वो है आपके पास पॉलीमराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास ना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनको ना आप कंबाइन करके ना एक लंबा चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं हमारे मोनोमर्स। और जो बड़ा वाला जो बनता है ना, ये होता है हमारे पास एक पॉलीमर। मोनो यानी कि एक, पॉली यानी कि बहुत सारे। इसका एक दूसरा नाम आपके पास होता है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो से यहाँ मुराद है बड़ा। ठीक है, या एक बेहतर वर्ड होगा इसके लिए हैवी। ठीक है, इसकी एक सिंपल एग्जांपल आपने सुनी होगी कि आपके पास एक इथेन है। ठीक है, बल्कि इथेन नहीं, आपके पास इथाइन है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, या यूँ भी लिख दें इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपके पास है इथाइन, सॉरी इथीन। इथाइन तो दूसरा होता है, इथीन है आपके पास। ठीक है, या इसके लिए एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इथाइलिन। ठीक है, ईथ यानी दो, इन लगाते हैं डबल बॉन्डिंग के लिए। इथाइल क्योंकि ये दो हैं और इन लगाया डबल बॉन्डिंग के लिए, दोनों का एक ही सेम मतलब है, इथीन। ठीक है, अब इस इथीन मॉलिक्यूल को, ये तो एक है ना, अगर मैं से बहुत सारे ले लूँ, एक बहुत बड़ा नंबर ले लूँ, उस नंबर को हम सपोज कर लेते हैं n। मेरे पास n इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, और मैं अगर इसको हीट करूँ ना, तो मेरे पास क्या बनता है इसके बाद, मेरे पास बनता है चलता जाता है। ये क्या हुआ, आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल था ना, है ना, तो डबल बॉन्ड लगा हुआ था। अब ये डबल बॉन्ड टूट गया और इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ निकला और इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ निकला। ये तो एक इथीन मॉलिक्यूल है। हमने कितने लिए, हमने बहुत सारे लिए। तो इसके बराबर में एक और इथीन का मॉलिक्यूल था, उसके पास डबल बॉन्ड था। अब ये डबल बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड यहाँ निकला, एक बॉन्ड यहाँ निकला, ये बॉन्ड जुड़ गए और आपके पास ही पूरा लंबा मॉलिक्यूल बन गया।
अब इसके बाद एक और इथीन का मॉलिक्यूल है, उसके साथ भी सेम चीज़ हुई। वो जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं ना, ये टूट रहे हीट की वजह से, क्योंकि हीटिंग की वजह से ना आपके पास एक तो हीटिंग का साइड इफेक्ट आप समझ में कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। एक और साइड इफेक्ट क्या होता है, उनके जो कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स हैं ना वो टूट जाते हैं, और बॉन्ड टूटने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो पहले तो ये इथाइन के मॉलिक्यूल यूं ही जो है ना वो सिस्टम में एक सॉल्यूशन में बैठे हुए थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को बस देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जब में हीट आ गई ना, इनके बॉन्ड्स टूटने लग गए, उन्होंने आपस में रिएक्शन करना शुरू कर दिया, हमारे पास फिर लंबे लंबे चेन वाले मॉलिक्यूल बन गए। और इस चेन को हम कहते हैं पॉलीइथीन। सुना होगा आपने पॉलीथीन, है ना, वो पॉलीइथीन होता है। और ये हमारे पास कहाँ इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास यूज़ होता है प्लास्टिक बैग्स में, जो शॉपर यूज़ करते हैं ना घर में, वो बना होता है पॉलीथीन का। और वो इस तरह बनता है कि आपने ईथीन लिया, उसको आपने हीट किया, उसके बॉन्ड्स टूटे, जब बॉन्ड टूटे तो एक ईथीन ने दूसरे ईथीन के बॉन्ड जोड़ लिया, दूसरे ने तीसरे से बॉन्ड जोड़ लिया, तीसरे ने चौथे से, और फिर ये प्रोसेस चलता गया, जब तक आपके पास बहुत लंबा मॉलिक्यूल बन जाता है। और वो लंबा मॉलिक्यूल आपके पास होता है पॉलीथीन। ठीक है, अब ये तो सिंपल एग्जांपल है आपके पास एक उसकी पॉलीमर की। एक थोड़ी मुश्किल एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब मुश्किल एग्जांपल में पढ़ने वाला हो ना आप, शायद आपने सुना ना हो। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड की पॉलीमर बना लेते हैं। ठीक है, पॉलीमर के लिए मामला बहुत सिंपल है, आपको ना बस एक कंपाउंड में से ना दो बॉन्ड अलग कर लेने हैं। ठीक है, एक आपके पास कंपाउंड है, उसमें से आपने दो बॉन्ड निकाल लेने, एक बॉन्ड पीछे होगा दूसरा कंपाउंड जोड़ेगा, और एक बॉन्ड आगे से तीसरा कंपाउंड जोड़ेगा। इस तरह ना आपके पास एक लंबी चेन बन जाती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एग्जांपल ले लेते हैं एक एसिड की, जो कि हमारे पास हो गया, उसको हम कहते हैं टेरेफ्थेलिक एसिड। ठीक है, ये नाम अगर आपने नहीं सुना तो डरने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं इसका। OH हो गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, टेरेफ्थेलिक एसिड में आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, आपके पास दो होते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फिर आपके पास ये हो गया C5H4। ठीक है, C5H4 तो ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, फिर हो गया आपके पास एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया। इसमें आपने एक और चीज़ ऐड की, इसमें आपने ये तो ये हो गया ना, इसमें आपने ऐड किया एक और चीज़, आपने इसमें ऐड किया इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे पास। ठीक है, इस रिएक्शन में ये एक सिंपल कार्बन चेन है। ये क्या है, इथाइलिन, समझ आता है क्या होता है इथाइलिन का मतलब क्या है, इथाइलिन यानी इथीन, यानी ये चीज़। ठीक है, ये हो गई, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, खोल के भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने शॉर्ट करके लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे खोल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2H4 हो जाएगा, वही सेम चीज़ हो जाएगी जो हमने यहाँ पढ़ी है इधर। ठीक है, तो वही हो गया इथाइलिन। और ग्लाइकॉल का मतलब होता है इसमें दो OH ग्रुप शामिल है। तो ये हो गया आपके पास टेरेफ्थेलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसमें बनता क्या है, बनता है आपके पास इससे एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप जानते होंगे यकीनन, पॉलीएस्टर या पॉलिस्टर भी कहते हैं इसको।
ठीक है, आपको पता होगा एस्टर किस तरीके से बनता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एस्टर में ना आपके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बन अकेला, दो बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसके आगे, इसके पीछे जो है ना वो आप एक कार्बन चेन लगाते हैं। चलो उस चेन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल आर से, ये कार्बन चेन है। अगर इसकी दूसरी साइड पे मैं एक और कार्बन चेन लगा लूँ ना, तो अब इस कंपाउंड को हम कहते हैं एस्टर या ईस्टर, ठीक है। अब पॉलीएस्टर कैसे बनता है, ये वही है, ये हो गया आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, और इसके आगे आपने अटैच कर दिया इसको, टेरेफ्थैलिक एसिड को, ठीक है। अगर टेरेफ्थैलिक एसिड आपने इसमें अटैच किया ना, तो ये जो कार्बन है ना आपके पास, ये आपके पास बढ़ जाएगा, हो जाएगा आपके पास C6, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक कंपाउंड, ये है आपके पास पॉलीएस्टर, ठीक है। अब ये देखते हैं बना कैसे, ये बना ये इस तरीके से कि हमने जो है ना वो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन किया है, ठीक है। पास क्या है, ये मैं सही कर लेता हूँ। एक्सल एक एसिड होता है बेंजीन रिंग, ये 6 कार्बन का, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या इसमें हमारे पास, मैं आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर ना हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं मौजूद। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सारे हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अब जब मैंने हाइड्रोजन निकाल दिए, देखिए क्या हुआ, ये बॉन्ड खुल गया, ये बॉन्ड खुल गया, ये बॉन्ड खुल गया, ये बॉन्ड खुल गया एक और इसका। अब यहाँ पे क्या, एक ऑक्सीजन निकल गया, इसके साथ एक ऑक्सीजन है और इसके साथ ऑक्सीजन एक ही है, ठीक है। इन दोनों के जगह 2 ऑक्सीजन थे ना, हमने एक ऑक्सीजन निकाल दिया, अब कार्बन का बॉन्ड खुल गया। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से रिएक्ट कर लेगा और यहाँ बन जाएगा हमारे पास एक बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी OH पूरा चला गया, आपके पास एक कार्बन बच गया, यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीजन बच गया। अब ये कार्बन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पे ये पूरी चीज़ मौजूद होगी, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या है, हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि हमने ना इसमें से 2 H2O 2 पानी निकाल दिए, 4 हाइड्रोजन निकाले, 2 ऑक्सीजन निकाले, कंबाइन कर दिए उन्हें, 2 पानी बन गया। हमने इसमें से 2 पानी निकाला, बॉन्ड खुले और लंबा चेन मॉलिक्यूल मिल गया। तो ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल पढ़ ली है हमने पॉलीमराइजेशन की, सिंपल एग्जांपल आपने पढ़ ली है पॉलीथीन की, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल पढ़ ली है हमने। इससे हम इस टॉपिक में ना चंद और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जब आगे हम नोमेनक्लेचर और रिएक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इंशाल्लाह आज आपका टेस्ट नंबर 2 जो अपलोड हो जाएगा, तो वो भी ज़रा चेक कर लीजिएगा, और मिडनाइट तक का टाइम होगा आपके पास, तो ठीक है, अच्छा परफॉर्म करिएगा उसमें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।